स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट्स पर कंसीडर कर रहे हैं। इसके पहले गॉसेस थ्योरम हम लोग देख चुके हैं, उसका प्रूफ देख चुके हैं और उसके पहले और कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखे हैं। तो हम लोग आज इंजेक्टेड चार्ज इनसाइड कंडक्टर पर चर्चा कर रहे हैं कि चार्ज को यदि कंडक्टर के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो चार्ज का क्या होता है। तो पहली बात जान लीजिए, चार्ज सरफेस पर आ जाता है। चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह सकता है, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0 होता है। अब ये क्यों होता है, ये हम इसको दो तरीके से बताएंगे और गॉसेस थ्योरम से इसको प्रूव भी करेंगे। साथ साथ कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, कैविटी मतलब खोखला भाग है, तो उसके अंदर चार्ज हम यदि प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उस चार्ज के कारण कंडक्टर की इनर और आउटर सरफेस पर चार्जेज इंड्यूस होते हैं। वो क्या होने चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए या इंड्यूस नहीं होना चाहिए। इंड्यूस होना चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और उसका साइन क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। इंजेक्टेड चार्ज इनसाइड कंडक्टर में यह कोई एक कंडक्टर है, कोई भी सरफेस ऐसा है, कंडक्टिंग सरफेस है। इसके अंदर चार्ज जब हम इंजेक्ट करते हैं, ये चार्जेज हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया हो तो पॉजिटिव चार्जेज हो जाएंगे, या जैसे समझिए आप कि पॉजिटिव चार्ज इसमें दे रहे हैं, ऐसा ही मान के चलिए। तो ये पॉजिटिव चार्जेज आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे, तो इनफाइनाइट पर जाना चाहेंगे। लेकिन ये कंडक्टर के बाहर इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब सराउंडिंग जो है इंसुलेटर है, जैसे एयर है या जो भी हो मीडियम यहाँ पर, वो इंसुलेटर है। तो उस सिचुएशन में चार्ज सरफेस तक जा सकता है, सरफेस से बाहर नहीं जा सकता है। तो आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा के कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पर। यह चार्ज इधर, या चार्ज फोर्स ऑफ रिपल्सन कारण इधर। ऐसे ही सारे चार्जेज सरफेस पर जाएंगे और वो सरफेस पर जाके भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि सरफेस जो है वो थिन स्फेरिकल सेल है, मतलब सेल है यानी स्फीयर है, तब तो सरफेस पर जा कर के वो चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। और यदि स्फीयर नहीं है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, हाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होने की कोशिश करेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है उसमें देखेंगे हम लोग कि यदि कोई सरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ सबसे कम होता है वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आगे के चैप्टर के कॉन्सेप्ट में है, इसलिए आगे देखेंगे। अभी यहाँ समझिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेगुलर शेप नहीं होने के कारण यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। और रेगुलर शेप में भी क्यूबॉइड है तो कॉर्नर पर ज़्यादा हो जाएगा, क्यूब है तो कॉर्नर पर ज़्यादा होगा और बाकी जगह पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कॉर्नर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरे चार्जेज कहाँ चले जाएंगे, बाहर। और सरफेस पर भी जाके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझिए जैसे ये प्लस चार्ज है तो यह इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, अपने से दूर ले जाना चाहेगा, या भी इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। तो दोनों फोर्स के कारण ये बीच में कहीं ना कहीं जहाँ रिजल्टेंट 0 आ रहा है वहाँ रुकेगा। फिर इस चार्ज पर भी यह फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, यह भी लगाएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं बीच में जहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है वहाँ रुकेगा। इस तरह से सारे चार्जेज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। अब बीच वाले चार्ज को हटाए थे, यहाँ पर ये सब चार्ज चला गया सरफेस पर। मान लेते हैं क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज चला गया कहाँ पर, सरफेस पर। इंजेक्टेड चार्ज, यदि क्यू चार्ज को इंजेक्ट किए हैं समझने के लिए, तो ये क्यू चार्ज यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, सरफेस पर चला गया क्यू चार्ज। ठीक है। अब दूसरे ये इसका एक्सप्लेनेशन गॉसेस थ्योरम से, मतलब इसका प्रूफ जो है गॉसेस थ्योरम से देखेंगे। कैसे इसका प्रूफ देखिए। ये जो कंडक्टर का सरफेस है, कंडक्टर लिख भी देते हैं, कंडक्टर के सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। गॉसियन सरफेस मतलब वैसा सरफेस जिसमें हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं, और वो क्लोज्ड होना चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्लोज सरफेस के लिए है। तो ये क्लोज सरफेस, यह जो कंडक्टर का अपना सरफेस है, इसी को गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, ये क्लोज्ड है ही। तो वी टेक सरफेस ऑफ कंडक्टर एज गॉसियन सरफेस। तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ध्यान दीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, बबल लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, यानी पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंडक्टर के अंदर कितना होता है, 0।
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये आप पहले से कॉन्सेप्ट में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो कर देंगे, तो जीरो इंटू डी एस मतलब जीरो, यानी जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंडक्टर के सरफेस से पास होता हुआ कितना हो जाएगा, जीरो, उसी को गॉसियन सरफेस माने। अब बाय गॉसेस थ्योरम देखेंगे, बाय गॉसेस थ्योरम से तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, गॉस का थ्योरम ये कहता है इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज, तो हम मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज क्यू है, या रहने देते हैं ऐसे, क्यू इनसाइड है, इसको इक्वेशन देते हैं सेकंड। अब 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखेंगे हम लोग, तो लेफ्ट साइड दोनों का सेम है यहाँ पर, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए दोनों में, तो राइट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। और एप्सिलॉन नॉट, बट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, यदि याद होगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू का यहाँ जरूरत है नहीं, लिख देते हैं ऐसे ही, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ये जीरो तभी होगा जब या तो यह जीरो हो या यह इनफाइनाइट हो। तो या तो कांस्टेंट हो गया, इनफाइनाइट नहीं है, तो इसका अर्थ है यह जीरो होगा, हैंस क्यू इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। यही प्रूव हो गया कि कंडक्टर के सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, जीरो चार्ज रहेगा, यानी सारा चार्ज जो इंजेक्ट करेंगे कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर, कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा। अब दूसरा, कंडक्टर के अंदर कैविटी है, यदि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है मतलब खोखला भाग है, ये इसके अंदर क्यू चार्ज को हम प्लेस कर रहे हैं। तो क्यू चार्ज प्लेस करेंगे तो ये जान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये प्लस चार्ज है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कैविटी जो है, ये कैविटी है, या तो इसके अंदर एयर होगा या वैक्यूम होगा, ये इसमें अंदर कोई मटेरियल नहीं है, ये मतलब कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, इसलिए चार्ज अंदर नहीं जाएगा, यहीं तक आके रुक जाएगा, सरफेस तक। तो निगेटिव चार्ज यानी फ्री इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होकर सरफेस तक आ जाएंगे। कोई डाउट नहीं हुआ शायद? तो जब माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर सरफेस पर इंड्यूस हो जाएगा तो क्लियर है कि बाहर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि नेट चार्ज इसमें जीरो है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये कैविटी के अंदर केवल चार्ज है। तो कंडक्टर के अंदर जीरो चार्ज है तो माइनस क्यू है, तो यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस होगा, कोई डाउट नहीं। और यदि प्लस क्यू चार्ज इसे प्लेस करेंगे तो वो भी सरफेस पर चला जाएगा, इंजेक्ट करेंगे तो उसका तो कॉन्सेप्ट यार देख चुके हैं, इसको तो छोड़ देते हैं, ये केवल एक कैविटी वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये कंडक्टर का अपना जो इनर सरफेस है, यानी कैविटी का जो सरफेस है, इसको गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। और यह जब गॉसियन सरफेस लेंगे तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी गॉसियन सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं। तो वह इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ये इनर सरफेस से रिलेटेड। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से बाहर यहाँ पर जो मीडियम है वो कंडक्टिंग मीडियम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो क्लियर है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हम इसके इनर सरफेस को ही गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। तो इनर सरफेस यानी कंडक्टर का ही सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। ई जीरो तो पूरा जीरो, इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब चलिए गॉसेस थ्योरम से, तो बाय गॉसेस थ्योरम, जैसे इसमें किए थे ना एक्सप्लेनेशन, ठीक वैसे ही यहाँ भी है, ध्यान दीजिए। बाय गॉसेस थ्योरम की सहायता से इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वही बात रिपीट हो रहा है जो उसमें हुआ था, फ्रॉम 1 एंड 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और 2 से देखेंगे, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, जैसा इसमें आया था, सेम आया था कॉन्सेप्ट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो हैंस क्यू इनसाइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो।
यानी इसके अंदर कोई चार्ज, इनर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इनर सरफेस के अंदर जब कोई चार्ज नहीं रहेगा, अब पहले से प्लस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, तभी ना नेट चार्ज जीरो होगा। कोई चार्ज नहीं रहेगा मतलब नेट चार्ज जीरो होगा। तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज जो है वो तो रहेगा ही, वो कैविटी के अंदर है, वो भी वहाँ पर इंसुलेटिंग मीडियम है तो जहाँ देंगे वहीं रहेगा। और जो अंदर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तब नेट चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो दो बातें इससे क्लियर हो गई। पहली बात कि कंडक्टर के इनर सरफेस के अंदर माइनस में चार्ज इंड्यूस होगा यदि यहाँ प्लस दिए हैं तो, और यदि यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ पर प्लस में इंड्यूस होगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नेट चार्ज जीरो करना है। तो यहाँ प्लस क्यू है तो माइनस होगा, और जितना मैग्नीट्यूड क्यू यहाँ पर चार्ज का है उतना ही मैग्नीट्यूड चार्ज का यहाँ भी इंड्यूस होगा। ये ध्यान रखना है। अब हम लोग इसका दूसरा एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं गॉसेस थ्योरम का। ये क्या हम लोग देख रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हेडिंग यहां नोट कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ये कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। मतलब कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, कंडक्टिंग मीडियम भी हो सकता है और इंसुलेटिंग भी हो सकता है। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी एक ही यही चीज़ को शो करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या ऐसे ही लिख देते हैं, और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर कंडक्टर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज, और लिख दिए यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यह एक यहाँ पर ले रहे हैं, ये एक सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। कंडक्टर होगा, थिन स्फेरिकल सेल है मतलब पतला है, यहाँ पर कंडक्टर है, तब भी यदि सेल है तो चार्ज जहाँ देंगे वहीं रहेगा, और चार्ज अंदर भी देते तो कंडक्टर यदि सॉलिड भी होता तो सरफेस पर आ जाता। और इंसुलेटर है तो चूँकि थिन है ये सेल, तो चार्ज किनारे किनारे देंगे ही, वो थिन है तो उसी पर चार्ज आएगा ही, वो अंदर चार्ज नहीं होगा, चार्ज का यहाँ पर लेयर नहीं बन पाएगा। और थिन नहीं होता स्फेरिकल सेल तब लेयर बन जाता, तो वो दूसरा बात हो जाता, वो आगे देखेंगे हम उसके कॉन्सेप्ट को। अभी हम यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल कंडक्टर है या इंसुलेटर है, इसका अर्थ ऐसे ही बन रहा है कि यदि पॉजिटिव चार्ज दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर, और हमने लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यदि यह सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टर है तो चार्ज इंजेक्ट भी करते हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, तो वो भी चार्ज कहाँ चले जाएंगे, सरफेस पर चले जाएंगे। यानी यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का अर्थ क्या हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल जैसा, समझने के लिए सेल जैसा मतलब चार्ज के लिए वही सिचुएशन होगा, ऐसे ही चार्ज उसमें मिलेगा। तो इसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसी पॉइंट से पास होता हुआ हम एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जो गॉसियन स्फीयर होगा। ये गॉसियन स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसी पॉइंट से पास होता हुआ हम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए, ये सेंटर से मान लेते हैं वह पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर मतलब समझ ही गए हैं, जो स्फीयर है मतलब क्लोज सरफेस होना चाहिए और उसमें गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्फीयर है तो क्लियर है कि सारे पॉइंट यहाँ पर, इसके सारे पॉइंट का डिस्टेंस देखें इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल से, तो डिस्टेंस से मिलेंगे। जैसे यहाँ भी डिस्टेंस जितना मिलेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ, उतना ही डिस्टेंस यहाँ, उतना ही डिस्टेंस यहाँ, सारे पॉइंट्स पर डिस्टेंसेस क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है,
चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस थिन स्फेरिकल सेल पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। के मतलब कांस्टेंट हो गया, क्यू मतलब चार्ज और आर मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ दो चीज़ पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, डायरेक्शन के लिए साइन भी देखेंगे तो डायरेक्शन से बस नहीं, यहाँ पर वो बाहर की ओर या अंदर की ओर। हम लोग चार्ज पर देखेंगे, चार्ज पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो डिस्टेंस भी सारे पॉइंट पर सेम दिखाई दे रहा है इससे, और चार्ज भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सारे पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। किसके, इस गॉसियन स्फीयर के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। ये गॉसियन स्फीयर लिख देते हैं, गॉसियन स्फीयर। तो गॉसियन स्फीयर के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। डायरेक्शन कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ये सिमेट्री से दिख रहा है कि डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। क्यों होगा इस बात को देखिए, जैसे मान लीजिए यहीं पर देखना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर। यहाँ के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इस चार्ज से उतना ही डिस्टेंस इधर, यहाँ के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। इन दोनों का रिजल्टेंट भी बाहर की ओर होगा, यानी रेडियस के अलॉन्ग बाहर की ओर होगा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। इसको दूसरी तरह से भी समझिए कि जब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्टेंस भी सब सेम ही है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर आप लेते हैं किसी दूसरे डायरेक्शन में, तो इसका इधर कंपोनेंट अलग आएगा क्योंकि एंगल अलग है, और इसका इधर की ओर कंपोनेंट अलग आएगा क्योंकि एंगल यहाँ पर बड़ा है। ये तो कंपोनेंट्स इधर और इधर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रहे हैं। तो जब चार्ज जैसे इधर है वैसे इधर है, चारों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलग अलग क्यों, ऐसा क्यों? ये सिमेट्री से दिख रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दोनों तरफ, इधर और इधर दोनों तरफ सेम आना चाहिए, और यह तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री इधर एंगल भी और इधर भी 90 डिग्री एंगल, यानी दोनों तरफ एंगल्स भी सेम होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स भी सेम होंगे। तो हम लोग इसको सीधे कह देते हैं कि by symmetry it is clear that the magnitude of electric field at all points of the Gaussian sphere is constant, and the direction of electric field at all points of the Gaussian sphere is radially outward। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो खैर सेम होगा, वो तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो गया। ये एक छोटा सा सरफेस, मतलब यही गॉसियन स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन जिसे हम सरफेस एलिमेंट के नाम से बुलाते हैं, इसे हम ले लेते हैं ds सरफेस, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ds, और एरिया वेक्टर ds सरफेस का देखेंगे तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन। किसी भी क्लोज सरफेस की बात करें तो क्लोज सरफेस के छोटे सरफेस से रिलेटेड ही एरिया वेक्टर जो होता है वह वेक्टर होगा। बड़ा पूरा क्लोज सरफेस जो होगा वेक्टर नहीं होगा उसका एरिया, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे एरिया वेक्टर की। और किसी भी क्लोज सरफेस के लिए उसके छोटे से सरफेस से रिलेटेड एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, वेक्टर ds का डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, सरफेस एलिमेंट ds के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे पूरे गॉसियन सरफेस से रिलेटेड, यानी पूरे गॉसियन स्फीयर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इसका रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं, हालांकि इसके रेडियस का कोई रोल नहीं है, लेकिन मान लिया हम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय थ्रू गॉसियन स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन स्फीयर, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया वहाँ पर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई ds कॉस 0 डिग्री। जब डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री। अब यहाँ पर कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सारे पॉइंट पर सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा यहाँ पर। और इंटीग्रेशन ऑफ ds ये पूरा सरफेस एरिया किसका, गॉसियन स्फीयर का। तो रेडियस इसका r है, तो इसका गॉसियन स्फीयर का सरफेस क्या होगा, स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा e इंटू
4πr², इसको देते हैं इक्वेशन 1। कोई डाउट नहीं होगा शायद इसमें। अब हम लोग चलते हैं गॉसिस थ्योरम की सहायता से। तो ये पॉइंट जो है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर पॉइंट पी कहाँ है, इससे बाहर है, तो इसको केस फर्स्ट में लिख रहे हैं, केस फर्स्ट में चल रहे हैं एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि हम लोग इंटरनल पॉइंट के लिए भी देखेंगे बाद में। एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। किसके एक्सटर्नल पॉइंट पर? इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल से बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वही देख रहे हैं केस फर्स्ट में। तो बाय गॉसिस थ्योरम, गॉसिस थ्योरम से इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, तो जो थिन स्फेरिकल सेल पर चार्ज है वही ना चार्ज इस गॉसियन स्फीयर के अंदर है टोटल चार्ज। तो ये कितना है, प्लस क्यू हमने माना है, तो इज इक्वल टू क्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको देते हैं इक्वेशन हम सेकंड। अब चल रहा है इक्वेशन 1 और 2 में, देखिए लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, लेफ्ट साइड यहाँ भी और यहाँ भी सेम है, तो राइट साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 E इंटू 4πr², ये राइट साइड इसका राइट साइड E इंटू 4πr² इज इक्वल टू इसका राइट साइड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π, इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे है ही, Q ऊपर है, बाई r² नीचे आ जाएगा यहाँ पर, Q अपॉन r², जिससे हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KQ अपॉन r², 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यही ना कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, तो KQ अपॉन r² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए डायरेक्शन साइड देखेंगे हम लोग, तो यहीं पर लिख देते हैं, एरो दे देते हैं। इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, हम लोग अभी देखे थे इसकी जस्ट पहले, सिमेट्री से की डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, रेडियस के अलॉन्ग बाहर की ओर, पॉजिटिव है इसलिए बाहर की ओर, तो KQ अपॉन r² रेडियली आउटवर्ड, चार्ज पॉजिटिव है इसीलिए रेडियली आउटवर्ड, और रेडियली आउटवर्ड होगा वो सिमेट्री से, चार्ज के सिमेट्री से दिख रहा था। तो ये यदि हम ये ध्यान दीजिए इसके बारे में कि यदि हम यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल को हटा के पूरा चार्ज सेंटर पर रख दें, पूरा चार्ज कहाँ रख दें, सेंटर पर लेने क्यू चार्ज को, तो क्लियर है कि क्यू चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस r यदि है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉइंट पी पर कितना हो जाएगा, KQ अपॉन r² होगा, KQ अपॉन r² ही वहाँ भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि क्यू चार्ज को पॉइंट चार्ज के रूप में सेंटर पर रख दें और इस चार्ज को हटा दें, थिन स्फेरिकल सेल को हटा दें, गॉसियन स्फीयर को हटा दें, सब हटा दें, मतलब क्यू चार्ज को यहाँ रख दें, तो इस सिचुएशन में पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन r² जितना उसमें आया था वही होगा, और डायरेक्शन भी इधर ही क्यों रहेगा, इस पॉइंट से चार्ज, यदि क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ से इस पॉइंट पी को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग कहाँ की ओर, बाहर की ओर, तो ये डायरेक्शन भी सेम आएगा, रेडियली आउटवर्ड जो आया है वही डायरेक्शन इसमें भी आएगा, और मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। इसका अर्थ है कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल से बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए पूरा चार्ज सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है, ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो ऐसा लिख दीजिए यहाँ पर, एज पॉइंट चार्ज ऑन इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। अब हम लोग केस सेकंड में सरफेस पर चल रहे हैं, केस फर्स्ट हो गया कंप्लीट, केस सेकंड में सरफेस पर चल रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, केस सेकंड ऑन द सरफेस। तो सरफेस के बारे में समझिए आप कि सरफेस से बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो r डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, जैसे यहाँ पर KQ अपॉन r² आया था, तो यहाँ भी सरफेस के बाहर कहीं भी होगा, यानी सरफेस तक वही सिचुएशन होगा, और सरफेस के पास स्मॉल r के जगह पर हम कैपिटल R लिख सकते हैं, तो स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R लिख देंगे और बाकी सब सिचुएशन यही होगा जो इसमें आया था। तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R² हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल r के जगह पर कैपिटल r², तो KQ अपॉन r², और इसका डायरेक्शन भी कहाँ होगा, रेडियस के अलॉन्ग बाहर की ओर होगा, रेडियली आउटवर्ड लिख देंगे यहाँ पर। अब चलेंगे हम लोग इनसाइड द सेल, सेल के अंदर सिचुएशन क्या बनेगा, तो ये केस थर्ड में चल रहे हैं, केस थर्ड में
इनसाइड द सेल, यानी एट एन इंटरनल पॉइंट, ये भी लिख सकते हैं चाहे वो भी, एट एन इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट पर क्या होगा, और ये सरफेस पर, ऑन द सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर होगा। ये ऐसे लिख दीजिए, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। और सरफेस के अंदर ये बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पर स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से बड़ा है, दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, रेडियस से बड़ा है ये, यहाँ पर दे दीजिए। और इस सिचुएशन में एट एन इंटरनल पॉइंट स्मॉल आर जो है वह छोटा है कैपिटल आर से, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये फिगर यहाँ पर बना देते हैं इसका, ये यहाँ फिगर बना रहे हैं। ये गॉसियन स्फीयर ठीक नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा सही कर दें। ये गॉसियन स्फीयर हो गया है यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर इस गॉसियन स्फीयर के अंदर, या गॉसियन स्फीयर नहीं, सॉरी गलती बोल दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज थ्री स्फीयरिकल सेल है। इसके अंदर के किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सेंटर से, ये सेंटर है इसका, आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट से पास होता हुआ हम एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जो गॉसियन स्फीयर होगा। इस गॉसियन स्फीयर, ये गॉसियन स्फीयर जो होगा वो क्लोज सरफेस होगा, तो समझ ही रहे हैं। तो हम इस यहाँ पर पॉइंट पी पर, कोई पॉइंट है यहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये पॉइंट पी ले लेते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखेंगे डायरेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर किधर की ओर हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, पॉइंट पी से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कैसे भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जैसा मतलब ऐसे इधर से इधर से इधर से कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ हम सेंटर से पॉइंट पी को मिलाने वाले लाइन के, यानी सेंटर से पॉइंट पी के लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ किए हैं। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ड्रॉ किए हैं यहाँ पर। तो इस लाइन से इस इधर की ओर जो चार्जेज हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर। और इस लाइन से इधर जो चार्जेज हैं, पॉजिटिव चार्जेज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। दिख रहा है ना यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, दूर होता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। हालांकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसीलिए दोनों तरफ पॉसिबल दिखाई दे रहा है। और हम लोग वहाँ पर दोनों डायरेक्शन से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और तब अपने आप क्लियर हो जाएगा कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो बाहर होगा या अंदर हो सकता है। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए इसका, यहाँ पर छोटा सा एक सरफेस लेते हैं, इसका सरफेस एलिमेंट जो ले रहे हैं, इसका सरफेस एलिमेंट है ये, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की ओर ही होगा, वेक्टर डीएस का डायरेक्शन, ये डीएस ले रहे हैं तो, क्योंकि क्लोज सरफेस के एक सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की ओर होता है, तो वहाँ बाहर की ओर होगा, क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर यानी रेडियस के अलॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस गॉसियन स्फीयर से पास होता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड कर रहे हैं। इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका बड़ा का रेडियस कैपिटल आर है। तो गॉसियन स्फीयर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे हम लोग कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख रहे हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का इंटीग्रेशन, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना होगा। ये क्लियर है कि यहाँ पर ई और डी एस के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। जब दोनों डायरेक्शन बाहर की ओर है तो 0 डिग्री, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है डी एस बाहर की ओर है तो 180 डिग्री। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री और इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना है, कॉस 180 डिग्री माइनस में आएगा और कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इतना ही होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा गॉसियन स्फीयर के, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यहाँ देखे तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि चार्ज से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पर सेम है, चारों तरफ डिस्टेंसेस क्या है, सेम है गॉसियन स्फीयर का यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयरिकल सेल से।
और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी उसके सारे पॉइंट पर सेम होगा, और डायरेक्शन तो रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड वहाँ दिख ही रहा है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बार आ जाएगा, ई बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस होगा अंदर, और अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब, और ये या तो ये इसके कारण प्लस होगा cos 0 डिग्री के कारण, और cos 180 डिग्री के कारण माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्लोज सरफेस के लिए। तो पूरा एरिया जो होगा इसका, इस सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस इसका आर है और ये स्फीयर है ही, तो प्लस माइनस आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको देते हैं इक्वेशन 1। और अब चल रहे हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं वही बात, बाय गॉसेस थ्योरम। यहाँ से बेहतर होगा यहीं पर लिखना, यहाँ पर लिखना बाय, अट जाएगा इसीलिए हम उधर मिटा नहीं रहे हैं गॉसेस थ्योरम, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। बाय गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम से इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस पूरे क्लोज सरफेस के लिए यह हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्यू इनसाइड, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है आपका, क्यू इनसाइड कितना है, 0 चार्ज। तो इस पर है यूनिफॉर्मली चार्ज थ्री स्फीयरिकल शेल में है चार्ज, यानी बाहर चार्ज है, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो ये चार्ज 0 हो गया। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब कितना हो जाएगा, 0, समझ ही रहे हैं आप लोग। तो इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब 1 और 2 से देखिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखेंगे हम लोग, तो लेफ्ट साइड दोनों में सेम है। 1 यहाँ पर दिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस यहाँ पर इज इक्वल टू प्लस माइनस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया है, तो लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी ई डॉट डी एस है इंटीग्रेशन, तो फ्रॉम 1 and 2 राइट साइड होगा प्लस माइनस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें आया है, और इसमें कितना आया, इक्वेशन सेकंड में 0 आया राइट साइड, और इसमें प्लस माइनस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट है, और आर का वैल्यू यहाँ पर दिख ही रहा है कि 0 नहीं है, 0 केवल सेंटर के लिए होगा, और हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आर 0 नहीं है और 4 पाई 0 है ही नहीं, तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 होगा, हैंस ई इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस से कोई बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज थ्री स्फीयरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। और ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव नहीं करता है, सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता तो 0 नहीं आता, यानी पूरा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली चार्ज थ्री स्फीयरिकल शेल के अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए पूरा चार्ज सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव नहीं करता, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और यूनिफॉर्मली चार्ज थ्री स्फीयरिकल शेल से बाहर या सरफेस पर के लिए पूरा चार्ज सेंटर पर पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है, और अंदर नहीं करता है पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव। ये क्लियर हो गया। हमको लगता है कॉन्सेप्ट से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कॉन्सेप्ट हमको लगता है अच्छे से सीखे होंगे। आज भी हमारे वीडियोज़ को कॉन्संट्रेट होकर देखिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होगा, और लगातार हम वीडियो ये प्रत्येक एक पॉइंट के बाद अगला जो पॉइंट होना चाहिए, अगला जो टॉपिक होना चाहिए, उसी के आधार पर हम वीडियो डाल रहे हैं। आशा है हमारे वीडियोज़ से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आपका कॉन्सेप्ट्स डेवलप होगा। दूसरी जगह से भी आपको कॉन्सेप्ट्स मिल रहे होंगे, लेकिन मेरे वीडियोज़ को, सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखते रहिए आप लोग, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे वीडियो से यदि फ़ायदा हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहा है, तो चैनल के ग्रोथ के लिए आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वॉच कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो आपको पहले मिल सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।